हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपका अगर सिलेक्शन 2024 में लेना एक जिद बन गया है, तो आप सभी को यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनिवार्य है क्योंकि आप सभी के लिए इस क्लास में जिस प्रकार का पैटर्न लिया गया है, जिस प्रकार का प्रश्न लिया गया है, यानी वर्तमान समय में या आने वाले एग्जाम में जो आपका एग्जामिनर प्रश्न पत्र उठाता है, वही आप सभी को इस क्लास में पैटर्न देखने को मिलेगा। लेटेस्ट टॉपिक, लेटेस्ट प्रश्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी हर चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। और आप सभी को पता ही होगा कि अगर आप लोग अपना एग्जाम में नंबर हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कर दो, क्योंकि जो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका नंबर ऑटोमेटिक एग्जाम में इंक्रीज होगा तो होगा। समझो? तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। देखो भाई, यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि जिस प्रकार समीर का संबंध झंझावात से है, टपकन का संबंध उसी प्रकार यहाँ कैसे से होगा। हमारी बातों को समझना। कर रहा है समीर का संबंध और झंझावात का संबंध आप सभी को पहले जानना होगा कि समीर क्या क्या चीज़ है और झंझावात क्या है, तभी तो आप सभी इसका संबंध निकाल पाओगे ना। तो देखो, और एक बात कि पहले सभी विद्यार्थी जितना हो, सभी विद्यार्थी पहले खुद से इसमें लॉजिक समझने की कोशिश करना और आंसर लाने की कोशिश करना। अगर लॉजिक और आंसर आ जाए तो हमसे पहले आप लोग कमेंट में राइट आंसर टाइप कर देना। समझो? तो फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे समझना, सबसे पहले आप सभी को ये प्रश्न जिस एग्जाम में और जिस शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा होगा, आप लोग समझो कि उस एग्जाम में 99.999% स्टूडेंट जो होगा ना, कंफ्यूज होगा। क्योंकि समीर और झंझावात का उसका अर्थ ही पता ही नहीं होगा भाई, तभी तो तो किस प्रकार से टपकन का यहाँ संबंध पता करेगा। तो देखो, आप लोग समझना, समीर पहले क्या है। समीर हम उसे कहते हैं, कोई लड़का नहीं है जो लड़का का नाम समीर है, वो नहीं। देखो, समीर जो होता है ना, जैसे कि रात कालीन, जैसे रात की जो, आप लोग इस तरह से समझना कि रात कालीन जो अपघातीय पवन होता है, यानी रात को जो कभी कभी थोड़ा, देखो, एक होता है हवा, आंधी तूफान बिजली के साथ गरजना, और एक होता है थोड़ा थोड़ा हवा बहना, सुस्त हवा बहना, यानी कि शांत ठंडी हवा बहना। तो रात को जो होता है समकालीन, जिसे हम कहते हैं अपघातीय पवन जो होता है, से वही उसे क्या कहते हैं, समीर कहते हैं। यानी कि जो होता है ना रातकालीन अपघटीय पवन से जो स्थल से जल की ओर जाता है, समझना हमारी तरफ, हमारी बातों को, उसे क्या कहा जाता है, समीर कहा जाता है। अगर हम झंझावात की बात करें तो झंझावात क्या होता है कि गर्जन बिजली के साथ जो एक तूफान होता है उसे झंझावात कहा जाता है। यानी कि समीर और झंझावात में वही हुआ कि समीर थोड़ा सा और झंझावात में बहुत ज़्यादा, यानी थोड़ा, समीर क्या है थोड़ा सा और झंझावात क्या है गर्जन बिजली के साथ आंधी तूफान, ये सब बड़ा है, लेकिन समीर क्या है छोटा सा। इसी प्रकार टपकन का समझना। टपकन जैसे कि आप लोग क्या कहते हो, एक बूंद पानी टपकना, यानी पानी का एक बूंद टपकना, यानी टपकना क्या है, बहुत ही छोटा, यानी बहुत ही छोटा भाग है। तो इससे बड़ा क्या होगा भाई, बहुत बड़ा, तो क्या होगा, प्रचंड धारा। जिस प्रकार समीर जो है ना छोटा है, झंझावात क्या है बहुत बड़ा, इसी प्रकार टपकन क्या है एक छोटा सा है, और यहाँ पे प्रचंड धारा क्या है, बहुत बड़ा है। वही आप सभी को इसमें समझना होगा। राइट आंसर क्या करोगे, तो प्रचंड धारा, ना कि परकोनी, ना कि वर्षा, ना कि हास। अब हमारी बातों को समझ गए हो, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। 2 नंबर का प्रश्न देखो। 2 नंबर का प्रश्न में करा है सही विकल्प का चयन करें, लेकिन इस बार अल्फाबेट पोजीशन से सही विकल्प का पता करना है। तो देखो किस प्रकार से करोगे भाई, तो इस प्रकार से करना। देखो, एस का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, तो सबसे पहले अल्फाबेट वाले जब भी आ जाए ना, तो आप लोग अल्फाबेट पोजीशन से पता करना, तो कि आसान तरीका से और कम समय में आंसर आप सभी को आने की संभावना ज़्यादा होता है और राइट आंसर आता है। देखो कैसे, तो आप लोग अल्फाबेट पोजीशन देखो, एस का अल्फाबेट पोजीशन 19 होता है,
टी का 20 होता है और एन का 14 होता है और आई का 9 होता है और एफ का 6 होता है। इतना बात हमारे समझ लो। फिर देखो यहाँ पे एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 14 होता है, ओ का कितना होता है, 15 होता है, आई का 9 होता है, डी का 4 होता है और ए का कितना होता है, 1 होता है। इतना हमारी बातों को समझ गए हो। अब आप लोग देखो कि इसमें आखिर क्या लॉजिक लगा रखा है, समझना। देखो एस से क्या हुआ तो एन हुआ, यानी एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 और एन का 14, यानी 19 से 14 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 19 से 14 गया यानी कि प्लस का 5 हुआ। क्या हुआ, सॉरी माइनस का क्या हुआ, तो माइनस का 5 हुआ। हमारी बातों को समझना। फिर देखो टी से क्या गया, ओ, टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 और ओ का 15, यानी 20 से 15 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर यहाँ भी माइनस का 5 हुआ। फिर देखो एन से आई गया, एन का 14, आई का 9, 14 से 9 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 14 से 9 गया यानी कि माइनस का 5 यहाँ भी हुआ। फिर देखो आई, आई से फिर क्या हुआ, डी, यानी आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 और डी का 4, यानी 9 से 4 गया तो क्या हुआ, माइनस का 5। फिर देखो एफ, एफ से ए गया, यानी एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 और ए का 1, यानी 6 से 1 गया तो क्या हुआ, तो माइनस का 5। हमारी बातों को समझ गए हो। अब आप सभी को पता चल गया होगा कि इसमें क्या लॉजिक लगाए भाई, तो इसमें सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन में 5-5 घटा दिया और यहाँ पे लिख दिया। तो इसका भी हम सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन में 5-5 घटा के राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे तो करो ना। तो देखियो यहाँ पे क्या है, आर है, जे है, डब्लू है और जेड है, वाई है। अब इसका क्या करो, सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन में 5-5 घटा के और राइट आंसर का पता करो। सिंपल तरीका देखो, अगर आप लोग इस आर में क्या करते हो, 5 घटाते हो, तो देखो आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 18 और 18 में 5 घटाओगे 13, 13 जो होता है ना अल्फ़ाबेट पोजीशन वह एम का होता है, यानी कि यहाँ पर एम दोगे। समझ रहे हो। आगे देखो जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है, जे का 10 और 10 में जब आप लोग 5 घटाओगे तो 5 आएगा, यानी 10 में फिर 5 घटाओगे तो 10 में 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 5, और 5 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना ई का होता है। फिर देखो आप लोग क्या करोगे, जे में पुनः 5 घटाओगे तो 10 में 5 घटाओगे 5 और 5 जो होता है ई का होता है। डब्लू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 23 और 23 में आप लोग क्या करोगे भाई, तो 5 घटाओगे तो 23 में 5 घटाओगे तो क्या होगा, 18, और 18 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह आर का होता है। इसी प्रकार इस जेड में फिर क्या करोगे, तो 5 घटाओगे और जेड का अल्फ़ाबेट पोजीशन 26, 26 में 5 घटाओगे 21 और 21 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है यू का होता है। इसी प्रकार देखो बाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25 और 25 में जब 5 घटाओगे 20 और 20 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है, तो टी का होता है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा MERUT बोले तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। इतना तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों का सही चयन करें। देखो जिस प्रकार से सोचना है, इतना का संबंध इतना से है, यानी कि इससे इतना बना तो इससे क्या बनेगा और कैसे लॉजिक लगाओगे और किस प्रकार से सोचोगे, आप लोग समझना। देखो भाई इसमें क्या लॉजिक लगाया है, समझो। ई से 45 लिखा, एन से कितना लिखा, 28 लिखा। अब देखो आप लोग समझना, सबसे पहले आप लोग बताओ कि ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है और एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 होता है, इतना लिख लियो। अब देखो क्या किया इसमें, तो देखो 5 से 45 गया तो इसमें क्या किया, तो गुना 9 किया। समझना हमारी बातों को, 5 9 45। फिर देखो 14 से 28 गया तो इस 14 में क्या गुना किया, तो 2 गुना किया, 14 दूनी 28। अब इसी प्रकार से आप लोग क्या करना है, इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखोगे तो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 और एल का 12। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करोगे, इस 3 में क्या करोगे, 9 का गुना करोगे। समझो तो 3 में 9, क्योंकि यहाँ देखो 9 गुना किया तो यहाँ भी करोगे 9, तो 3 गुने 9 करोगे तो कितना होगा, 27, 27 हो गया। और फिर बटा, फिर देखो इसमें 2 गुना किया है तो इस 12 में भी 2 गुना करोगे तो 12 दूनी
24। देखो 27/24 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर 27/24 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, समझ गए हो। तो राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, जो कि आप लोग समझना। देखो 4 नंबर का प्रश्न जो है ना, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा। एक भी 0.001% भी आप सभी के पास कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझना। जैसे कि करा है, रवि ने एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा, उसकी माँ का केवल एक नाती है, जिसकी माँ मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी की कोई बहन नहीं है। उस फोटो वाली महिला का रवि से क्या संबंध है। देखो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि इस तरह से प्रश्न है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक रवि है और रवि ने एक महिला के तस्वीर की ओर इंगित करता है, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे आप लोग क्या करो, तो यहाँ पे लिखो रवि, यहाँ पे चलो मैं रवि लिख दिया हूँ, रवि लिख दिया। और यहाँ पे एक महिला है, महिला को डब्लू से संबोधित करता हूँ और घेर देता हूँ, क्योंकि डब्लू महिला जो है महिला का तस्वीर है, समझ रहे हो। अब आप लोग क्या आ जाओ, प्रश्न पे आ जाओ। देखो प्रश्न करा है, रवि ने एक महिला, रवि जो है एक महिला की ओर इंगित करते हुए, देखो रवि जो है एक महिला के तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ, इस महिला की माँ, इस महिला की यहाँ पे माँ, चलो इस महिला, उसकी माँ यानी इस महिला की माँ के केवल एक नाती है, यानी कि इसकी माँ का केवल एक नाती है। तो जो नाती होगा इस महिला का क्या होगा, तो महिला का बेटा होगा, महिला का क्या होगा, बेटा होगा, नाती है, समझना। अब कर रहा है कि उसकी माँ के केवल एक नाती है, जिसकी माँ मेरी पत्नी है। किसकी माँ, ये जो बेटा है ना, इसकी जो माँ है ये क्या है, तो मेरी पत्नी है, यानी रवि की पत्नी कौन हो गई, तो डब्लू, यानी कि ये कौन है, तो ये पत्नी है, ये पत्नी है किसकी, रवि की पत्नी, यह जो महिला तस्वीर में ये है। अब देखो क्या कर रहा है यहाँ पे कि उस फोटो, यहाँ तो हो गए मेरी महिला, आगे देखो क्या है, और मेरी पत्नी की कोई बहन नहीं है, यानी कि यह जो औरत है ना, इसकी कोई भी बहन नहीं है, यानी अकेली बहन है, समझना। अब कह रहा है कि उस फोटो वाली महिला, यानी कि उस फोटो वाली महिला कौन, तो ये महिला, ये फोटो वाली महिला रवि से क्या संबंध है, यानी रवि जो है इस फोटो वाली महिला को क्या कहेगा, तो वह पत्नी कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी कहेगा। समझ रहे हो इस तरह से हमारी बातों को सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे भाई। तो देखो आप लोग अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है, यहाँ पे आप सभी को बताना होगा क्या कर रहा है कि यहाँ पे नंबर सीरीज दिया गया है, और नंबर सीरीज में जब भी आप सभी को प्रश्न सोल्व करने का एग्जाम में आ जाए नंबर सीरीज से, तो क्या करोगे, बस एक ही पॉइंट याद रखना, पहले देखना कि आखिर यह सीरीज क्या हो रहा है। तो देखो यह सीरीज क्या हो रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप घट रहा है, और जब भी सीरीज स्टेप बाय स्टेप घटे तो किस प्रकार से करोगे भाई, तो इस प्रकार से सोचना कि देखो यहाँ पे 102 से 101 हुआ, तो बोलोगे सर यहाँ माइनस का 1 हुआ। फिर 101 से 98 हुआ, तो बोलोगे माइनस का 3 हुआ। फिर 98 से 93 हुआ, तो माइनस का 5 हुआ। और 93 से 86 हुआ, तो माइनस का क्या हुआ, तो माइनस का 7 हुआ। अब आप सभी को देखने के बाद यह सीरीज पता चल रहा होगा कि पहले -1, फिर -3, -5, -7, तो इस बार आगे क्या होगा, तो बोलोगे सर इस बार माइनस का 8 होगा, यानी कि 86 में आप लोग, सॉरी इस बार क्या होगा, तो माइनस का 9 होगा, क्योंकि एक से 3 हुआ, 3 से क्या हुआ 5, और 5 से 7 हुआ, तो 7 से क्या होगा 9 होगा, यानी 2 2 बढ़ रहा है तो 9 होगा। यानी 86 में क्या घटेगा,
तो 9 घटेगा, और जब आप लोग 86 में 9 घटाओगे तो कितना आएगा 77 यानी 77, जो कि ऑप्शन सी में है और जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो भाई। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि सुबह शाम और मैथ वाले क्लास का भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास मिल सके। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 6 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है 6 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे कि निम्नलिखित श्रृंखला में असंगत संख्या ज्ञात करें। देखो भाई, असंगत संख्या ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे आप सभी को बताना है कि यह जो सीरीज है ना 7, 15, 27, 63 और 127 में, तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि कौन सा ऐसा अंक है जो यहाँ पे गलत है, यानी इस सीरीज का गलत करा है, कौन सा असंगत है यानी सबसे अलग है। तो कैसे सोचोगे, तो देखो यह सीरीज क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब भी सीरीज इंक्रीज हो तो क्या करोगे, तो इस प्रकार से सोचना, जैसे कि देखो अगर हम 7 से 15 की ओर देखते हैं, यानी 7 से 15 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 7 से 15 गया यानी प्लस का 8 हुआ, 8 7 15 हो गया। समझो इस तरह से देखो। अब फिर देखो 15 से 27 गया तो क्या हुआ भाई, तो 15 से 27 गया तो बोलोगे सर क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो 2 हुआ और फिर 1 हुआ, प्लस का 12 हुआ। समझ रहे हो। फिर देखो इसी प्रकार 27 से 63 गया तो क्या हुआ भाई, तो 27 से 63 गया तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे 6 7 और 6 13, ये हो गया 5 में से 2 जाएगा 3, यानी प्लस का 36 हुआ। अब फिर देखो 63 से कितना गया, तो 63 से 127 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस हुआ, लेकिन कितना हुआ भाई, तो यहाँ पे 4 और 12 124 हुआ। कितना हुआ, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कितना होगा, तो 7 में से 3 जाएगा 4, ये हो गया 12 में 6 जाएगा 6, यानी कि 64 हुआ। अब देखो कि क्या कहीं कुछ दिख रहा है, तो बोलोगे सर अगर इसमें 8 हुआ, 8 4 12 हुआ, 12 4 16 होना चाहिए, तो ये इस तरह से भी नहीं चल रहा है, तो किस तरह से होना चाहिए भाई, तो देखो अगर हम 8 करते हैं, 8 दूनी 16 करते हैं, 16 दूनी 32 करते हैं और 32 दूना 64 देखो यहाँ है, यानी कि यह जो सीरीज चल रहा है ना इस तरह से लागू हो रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे 8 हुआ, समझ रहे हो 8, फिर 8 में 2 गुना करो, तो 8 में जब 2 गुना करोगे तो क्या होगा, प्लस का 16, और फिर 16 में 2 गुना करो 32, और 32 में पुनः 2 गुना करो तो 64। देखो इस तरह से सीरीज बन रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यानी कि इस 12 और 36 को यहाँ पे अभी क्लोज करो, यहाँ पे क्या मानो 16 और 32। तो देखो 15 में अगर 16 जोड़ते हो, यानी कि यहाँ पे समझना, यानी कि यहाँ पे 15 में जब 16 जोड़ते हो तो कितना होगा, तो 31 होगा। कितना होगा, तो 31 होगा। अब देखो 31 में अगर आप लोग 32 जोड़ते हो तो 31 32 देखो 63 हो रहा है, तो बोलोगे जी सर, यानी कि यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया कि यह जो गलत है 27 गलत है, यानी इस 27 के जगह पे क्या होना चाहिए, तो 31 होना चाहिए। और कह रहा है कौन सा संगत है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 27 जो है ना यह गलत है, इसके जगह 31 होना चाहिए। तो इस तरह से आप सभी को लॉजिक लगा के समझना होगा और राइट आंसर का पता करना होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 7 नंबर का प्रश्न, और इसमें क्या आप सभी से कर रहा है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो आप सभी को सोचना समझना होगा यहाँ पे कि क्या पूछ रहा है, 6 का विपरीत, और यहाँ पे क्या दे रखा है, तो 3 पासा दे रखा है। तो आप लोग किसी 2 पासे को आप लोग उठा लो। जैसे कि देखो अगर हम पासा 2 और पासा 3 को देखते हैं, तो सबसे पहले देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है भाई, तो बोलोगे सर इसमें कॉमन 3 दिखा और इसमें कॉमन 3 दिखा। समझ रहे हो। और जब भी कॉमन इस तरह से एक एक कॉमन दिखे तो क्या करते हो, तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में आप लोग चलते हो
और फिर इसमें जब क्लॉकवाइज चलोगे तो इस तरह से घड़ी की दिशा में चलोगे। समझना हमारी बातों को। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, कॉमन 3 है तो यहाँ पे 3 लिखो और फिर 3 लिख दिए हो। इसमें भी क्या करोगे, क्लॉकवाइज से चलोगे तो देखो इस बार घड़ी की दिशा चलोगे तो इस तरह से चलोगे। अब देखो इसमें कि क्या कॉमन है, तो देखो यहाँ पे 3 कॉमन था तो क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पे देखो 3 होगा। 3 के बाद कौन आया, 4 आया तो यहाँ पे 4 लिखोगे और 4 के बाद कौन आया, 2 आया तो यहाँ पे 2 लिखोगे। समझ रहे हो इस वाले में। इसमें देखो कॉमन क्या है, 3 है तो यहाँ पे 3 लिखो। 3 के बाद घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज चलोगे तो फिर क्या आया, 1 आया और 1 के बाद क्या आया तो 5 आया, इस तरह से आया। अब देखो यहाँ पे आप लोग समझना इस तरह से कि देखो 1 का अपोजिट 4 होगा और 4 का अपोजिट 1 होगा। इसी प्रकार 2 का अपोजिट 5 होगा और 5 का अपोजिट 2 होगा यहाँ पे। और इस तरह से आप लोग यहाँ कहोगे कि सर हमें तो बताना है 6 का अपोजिट यानी 6 का विपरीत। तो देखो और आप लोग बता रहे हो 4 का, तो देखो हमारी बातों को समझना। देखो 4 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 4 और 2 का उल्टा 5 और 5 का उल्टा 2, तो इस 3 का उल्टा क्या होगा। तो देखो एक डाइस में क्या होता है, 6 ही प्रकार के होता है यानी 1 से 6 तक होता है। तो देखो 1 का 4 हो गया और 4 का 1 हो गया, 2 का 5 हो गया, 5 का 2 हो गया, तो 3 का क्या होगा। यानी इस डाइस में भी कौन सा अंक बाकी बच रहा है भाई, तो बोलोगे सर 6 बच रहा है, यानी इस 3 का उल्टा 6 होगा और 6 का उल्टा 3 होगा, यानी जो बचा 6 ना उसका अपोजिट कौन होगा, तो 3 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से आप लोग राइट आंसर का पता कर पाओगे, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। सब समझ रहे हो हमारी बातों को सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। 8 नंबर का प्रश्न देखो, 8 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है, कर रहा है इन चारों में से 3 किसी प्रकार समान है। देखो यह जो चारों ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन में 3 समान है, अतः विषम को चुने। देखो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन समान है और एक ऑप्शन क्या है, अलग है, विषम है, वही ऑप्शन को पता करना है। तो आप लोग किस प्रकार से करोगे और किस प्रकार से सोचोगे भाई, जो आप सभी को बताना होगा और लॉजिक लगाना होगा। तो देखो सभी प्रिय स्टूडेंट समझना, यहाँ पे क्या है भाई, तो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, इतिहास है और समाज शास्त्र है। तो देखो आप लोग समझना, अगर हम बात करें राजनीतिक विज्ञान की, अगर हम बात करें इतिहास की, अगर हम बात करें समाज शास्त्र की, समझना हमारी बातों को पहले आप लोग समझना, फिर मन में कोई डाउट आए तो फिर पूछना कमेंट में। समझ रहे हो। तो देखो अगर हम बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान सबसे अलग है। तो बोलोगे सर कैसे हो, तो देखो यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान जो है, जो इतिहास है और जो समाज शास्त्र है, यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो बोलोगे यह समाज शास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। कौन, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास और समाज शास्त्र। लेकिन जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हो, यह सबसे अलग है और सबसे भिन्न है, यानी आपका राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो हमारी बातों को सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना सभी विद्यार्थी, करा इन चारों में से 3 किसी प्रकार सामान्य है, अतः विषम विकल्पों का चयन करें। देखो इस बार आप सभी को अल्फाबेट सीरीज से विषम का चयन करना है। मैं बोला था ना कि हर चैप्टर से एक एक प्रश्न कवर किया जाएगा। जो लेटेस्ट टॉपिक, लेटेस्ट प्रश्न आपका एग्जामिनर आपके एग्जाम में जिस प्रकार से पैटर्न तैयार करता है, यानी हर प्रश्न को कवर किया जाएगा, एक भी प्रश्न को मिस नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न का आप सभी को 1 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। और कोई भी स्टूडेंट मेरिट में छंटता है तो मेरिट में उसे छांटने के लिए 0.0001% भी उसको मेरिट से बाहर कर देता है। इसीलिए आप लोग एक भी प्रश्न को मिस ना करना। अगर जब भी क्लास देखने बैठो तो आप लोग पूर्ण क्लास देखना, और जब टाइम ना रहे तो उसे कुछ देर बाद देख लेना, लेकिन पूर्ण क्लास देखना। समझो, क्या पता कौन प्रश्न आपका कौन मेथड के अनुसार आ जाए।
अगर आप लोग इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तब, समझ रहे हो। देखो ऐसे प्रश्न को जब आ जाए ना नंबर सीरीज वाले, अल्फ़ाबेट सीरीज वाले, तो कैसे करोगे, तो आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना, जैसे हमारी बातों को समझना। देखो एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 होता है, पी का 16 होता है, आर का 18 होता है और टी का 20 होता है, समझना। फिर देखो डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, फिर एफ का 6 होता है और जी का 7 होता है। आगे देखो जे का 10 होता है, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है और एस का 19 होता है। आगे देखो डब्लू का 23 होता है, भी का 22 होता है और यू का कितना होता है, 21 होता है और एस का 19 होता है। अब आप लोग इसमें लॉजिक लगाओ कि आखिर क्या हुआ है। तो देखो किस प्रकार से सोच सकते हो भाई, तो इस प्रकार से सोचना कि देखो एन से पी गया यानी 14 से क्या हुआ 16 गया, तो क्या हुआ इंक्रीज हुआ, यानी कि 2 का बढ़ोतरी हुआ। फिर देखो पी से आर गया यानी 16 से 18 गया, तो यहाँ भी बढ़ा यानी बढ़ा। फिर देखो आर से टी गया यानी 18 से 20 गया, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, 14 16 18 20। अब ऑप्शन किसको देखो, बी को देखो, तो देखो ऑप्शन बी में देखो क्या है, डी से ई गया यानी 4 से 5 गया, तो यहाँ भी बढ़ा। फिर देखो ई से एफ गया, 5 से 6 गया, बढ़ा। और एफ से जी गया, 6 से 7 गया, यानी यहाँ भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ यानी बढ़ा। अब ऑप्शन सी की बात करें, जे से एम गया यानी 10 से 13 गया, यहाँ भी बढ़ा, समझ रहे हो। फिर एम से पी गया यानी 13 से 16 गया, यहाँ भी बढ़ा। और पी से एस गया यानी 16 से 19 गया, तो यहाँ भी बढ़ा। लेकिन जब बात हम ऑप्शन नंबर डी की करते हैं, तो देखो इसमें क्या हुआ, डब्लू से भी गया यानी 23 से 22 गया, फिर भी से यू गया 22 से 21 गया, और फिर यू से एस गया यानी 21 से 19 गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ, तो डिक्रीज हुआ। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में इंक्रीज हुआ यानी कि बढ़ोतरी हुआ, लेकिन ऑप्शन डी में डिक्रीज हुआ यानी घट गया। यानी सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, जो कि आपका बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी हमारी बातों को समझ गए हो, तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 10 नंबर का प्रश्न क्या आप सभी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, समझो। देखो करा इन चारों में से 3 किस प्रकार समान है, इस बार ना संख्याओं का खेल है भाई। तो यानी संख्याओं का खेल है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा संख्या है जो 3 एक समान है और अतः एक विषम संख्या है, बताना होगा। तो कैसे लॉजिक लगाओगे भाई, तो देखो इस प्रकार से सोचना कि यहाँ पे 9 है, 5 है, इस तरह से 9 है, 5 है, 3 है। फिर यहाँ पे देखो 5 है, 2 है, 3 है। फिर यहाँ देखो 3 है, 1 है, 2 है। फिर यहाँ देखो 7 है, 3 है, 4 है। अब आप लोग हमारी बातों को थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा देखो। अगर हम इस प्रश्न में देखें इस तरह से, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी को, तो देखो दूसरी संख्या पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या किया, देखो यहाँ पे तीसरी संख्या आ गया, यानी 3 और 2 को जोड़ा 5 आ गया। इसी प्रकार इसमें 2 और 1 को जोड़ा तो 3 आ गया। इसी प्रकार 3 और 4 को जोड़ा तो यहाँ पे 7 आ गया। समझ रहे हो हमारी बातों को। लेकिन जब ऑप्शन ए की हम बात करते हैं, यानी ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो 5 और 3 जोड़ता है तो 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 आ गया। यानी सबसे अलग ऑप्शन ए है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो भाई, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट में करो, सर जी इस क्वेश्चन नंबर इतना में हमें डाउट है, मैं आप सभी को पर्सनल कांटेक्ट कर लूँगा, या फिर आप सभी को अगले क्लास में उस प्रश्न को लेके उसमें 10 से 20 सेकंड और एक्स्ट्रा से समझा दूंगा, ताकि आप सभी को एक भी प्रश्न में क्या हो जाए, डाउट ना हो। समझिए, क्योंकि एक प्रश्न का महत्व आप सभी को 1 नंबर है, या तो 1 नंबर इस पार करता है या तो 1 नंबर इस पार करता है। समझ रहे हो ना। चलो देखो अगला प्रश्न समझना, 11 नंबर का प्रश्न क्या है। करा यदि
गुना का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ गुना है, जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ भाग है। तो इतना का मान क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा भाई। तो देखो कैसे सोचोगे, जो जो करा है ना उसका उसका मान धरो ना यार, जैसे जैसे करा वैसे वैसे। देखो यहाँ पे क्या है 24 है, फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव है तो यहाँ पे घटाव दो 36। फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ भाग है तो यहाँ पे भाग दो 12। फिर देखो गुना, गुना का अर्थ क्या दे रखा है भाई, तो देखो गुना का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ दो 8। और फिर देखो भाग का अर्थ क्या है, तो गुना है, यहाँ पे गुना। अब आप लोग क्या करो, तो इसका कैलकुलेशन कर डालो, जैसे कि बोर्ड मास उपयोग करते हो, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाओ। समझ रहे हो ना। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या होगा 24 होगा, माइनस 12 में 36 से भाग दोगे तो क्या आएगा 12 तिया 36, 3 आया, फिर प्लस प्लस होगा, फिर 8 गुने, फिर देखो भाग का क्रिया हो गया तो गुना का होगा, तो 8 गुने 4 8 चका 32। समझ हो ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 24 होगा, माइनस 32 प्लस 3 करोगे, यहाँ पे इस तरह से करोगे, कैसे करोगे, प्लस और प्लस को समझ हो। तो 32 और 24 जोड़ोगे कितना आएगा, 4 2 6 और 3 और 2 5, और यह 3 जो है इसमें घट जाएगा, बराबर 53 यानी 53। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना। 12 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे कर रहा है ना आप सभी से कि पी क्यू से 3 साल बड़ा है। देखो कुछ ऐसा प्रश्न होता है ना मैथ का जो आप सभी को रीजनिंग में ठेल देता है, यानी कि जो छोटा छोटा कैलकुलेशन वाले प्रश्न होता है ना उसको क्या चीज़ में ठेल देता है, तो रीजनिंग वाले में ठेल देता है। जैसे कि हमारे बातों को समझना, कह रहा है पी क्यू से 3 साल बड़ा है। पी का मान, पी जो है ना क्यू से कितने साल बड़ा है, तो 3 साल बड़ा है। तो देखो यहाँ पे पी में लिखता हूँ, क्यू में लिखता हूँ, और आर की आयु क्यू से कितनी है, 2 गुनी है, यानी कि यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्या होगा आर होगा। अब हमारी बातों को समझना, देखो इस तरह से लिख दियो यहाँ पे। अब देखो पी क्यू से 3 साल बड़ा है, पी जो है ना क्यू से, पी जो है क्यू से 3 साल बड़ा है, यानी क्यू का मैं एक्स मानता हूँ, तो पी जो होगा एक्स प्लस 3 होगा, यानी 3 साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है। समझो आगे देखो, और आर जो है क्यू की 2 गुना है, आर जो है ना क्यू की 2 गुना है, यानी कि यहाँ पे 2x होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को। अब कर रहा है कि P की आयु क्या है, यदि P Q R की उम्र का योग 35 है, तो देखो इतना का योग कितना है 35 है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 3 फिर प्लस x और प्लस 2x और बराबर योग कितना है, तो 35 है। अब इसका आप लोग कैलकुलेशन करो, तो देखो यहाँ पे क्या है 2x है, और 2 और 1 3x और 3 1 4x, यानी 4x होगा और प्लस 3 होगा और बराबर 35 होगा। समझ रहे हो। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 4x रह जाएगा और प्लस या 3 जो है वह उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 35 में यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, 3 जाएगा उधर माइनस में, तो 35 में 3 घट जाएगा तो कितना होगा, तो 32। अब जब x बराबर का मान करोगे यानी x बराबर करोगे तो यह 4 जो है इधर आके कट जाएगा, यानी कितना होगा 4 या 32, यानी x का मान कितना आ गया भाई, तो आ गया 8 बरस। यानी कि वही तो कह रहा है कि P की आयु क्या होगा। अब कह रहा है P का आयु, तो देखो P कहाँ है, तो यहाँ है। अब P की आयु क्या देख रहा है, तो x प्लस 3 और x का मान कितना आया है 8 और प्लस 3 होगा, तो 8 प्लस 3 क्या होगा 8 और 3 11, यानी कि 11 बरस P का मान कितना है, यानी P की आयु 11 बरस है। तो इस तरह से आप लोग का ना जो छोटा छोटा मैथ का जो कुछ कुछ पॉइंट से सोल्व होने वाला प्रश्न होता है ना आपका रीजनिंग में ठेल देता है। समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आप लोग तो कैलकुलेशन कर ही लोगे। चलो देखो भाई अगला प्रश्न समझना, आप लोग क्या कर रहा है, तो 13 नंबर का प्रश्न करा, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक क्रम में यानी कि इस प्रकार से सोचना है कि यहाँ पे सबसे पहले कौन होगा,
उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा जो आप सभी को क्या करना है, बताना। तो किस प्रकार से आप लोग सोचेंगे भाई, तो इस प्रकार से सोचना कि आखिर सबसे पहले होगा तो होगा कौन। तो देखो, अगर हम इसमें देखें फैसला, गिरफ्तारी, जेल, अपराध, दंड और अदालत, इसमें सबसे पहले क्या होगा, तो बोलोगे सर सबसे पहले क्या होगा, अपराध। अपराध हुआ, अपराध होने के बाद उसे क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी 2। गिरफ्तार करने के बाद उसे क्या किया जाएगा भाई, तो उसे गिरफ्तार करने के बाद उसे कहाँ ले जाया जाएगा, तो अदालत में, यानी कि 6, सॉरी यानी कि 4, अदालत में ले चल गया गया। अदालत में ले जाने के बाद फिर क्या होगा, तो उसे फैसला दिया जाएगा, यानी कि 1। फैसला देने के बाद उसे दंड दिया जाएगा, यानी 5, और अंत में उसे जेल भेज दिया जाएगा फाइनल। तो वही तो करना है कि सबसे पहले कौन होगा और अंत में कौन होगा। तो 6 2 4 1 5 3 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 6 2 4 1 5 3, बोले तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, जो कि राइट आंसर है। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो नंबर सीरीज वाले प्रश्न है, और जब भी नंबर सीरीज वाले प्रश्न आ जाए तो कैसे सोल्यूशन करोगे, वही दिमाग लगाओगे। आखिर यह जो सीरीज है क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और किस प्रकार से समझना है, तो इस प्रकार से समझो। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है इस सीरीज में, तो बोलोगे सर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा। देखो राइट आंसर जो पता करना है ना, बहुत बड़ा अंक पता करना है। इस तरह से 6 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक लाना है। तो जब भी ऐसा स्टेप में ज़्यादा अंक बढ़ने लगे, कम से ज़्यादा अंक, तो सोचना यही कि कहीं ना कहीं इसमें गुना किया या कहीं ना कहीं वर्ग किया। जैसे कि देखो 6 से 13 गया तो क्या हुआ, तो अगर 6 से 13 जाने के लिए 2 गुना करोगे और 1 जोड़ोगे तो 6 दूना 12 प्लस 1 13 हुआ। फिर 13 से 27 जाने के लिए इसमें 2 गुना करो तो 13 दूना 26 और 26 प्लस 1 27, और 27 से 55 जाने के लिए इसमें क्या करोगे, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुना होगा। 13 गुने 2 13 दूना 26 प्लस 1 27, और 27 से 55 जाने के लिए इसमें भी गुना 2 करोगे, 27 दूना 54 और 54, और क्या होगा 1 55, 54 1 55 हो गया। इस तरह से यानी गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1, इस तरह से हुआ। तो इसी प्रकार आगे क्या होगा, तो 55 गुना 2 110 और प्लस 1 111, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो भाई। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। किसी भी स्टूडेंट को 1 भी % डाउट ना होना चाहिए। आप लोग समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सभी प्रिय स्टूडेंट लाइक वाले बटन को दबा दो, दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, समझना आप लोग। 16 नंबर का प्रश्न, इसमें क्या आप सभी से पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर। यहाँ पे कह रहा है ना कि किसी निश्चित कूट भाषा में BRDKE को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। और जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो किस प्रकार से सोचोगे। जब भी ऐसा कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट से आ जाए तो अल्फ़ाबेट पोजीशन प्रयोग करना, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो B का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो B का 2 होता है, और R का 18 होता है। इस तरह से देखो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, B है, फिर क्या है R है, फिर क्या है D है, फिर क्या है K है, और फिर E है। इतना को क्या लिखा भाई, तो A लिखा, Q लिखा, C लिखा, J लिखा और D लिखा। इतना को इतना लिखा, D लिखा। अब आप लोग क्या करो, तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखो। जैसे कि देखो B का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2, R का 18, D का 4, K का 11, E का 5। समझ लो ना। आगे देखो A का 1 और Q का कितना होता है भाई, तो Q का 17, C का कितना होता है 3, और J का 10 और D का इतना होता है। अब देखो इसमें क्या किया है भाई, तो देखो B से 1 गया यानी B का 2, A का 1 यानी 2 से 1 गया तो -1। R से Q गया, R का 18, Q का 17, 18 से 17 गया -1। D का 4, C का 3, तो 4 से 3 गया तो क्या हुआ -1। K का 11, J का 10, तो 11 से 10 गया
यानी कि माइनस का 1, ई का 5, डी का 4 यानी 5 से 4 गया -1, यानी कि क्या किया ना, यानी यहाँ से इसमें इतना लाने के लिए -1 -1 -1 किया, तो SLEEP में सभी का अल्फ़ाबेट में हम -1 -1 -1 करेंगे तो राइट आंसर का पता नहीं आ जाएगा? तो आ जाएगा ना। तो चलो करो ना। तो देखो क्या है यहाँ पे है एस है, एल है, ई है, ई है, पी है। अब सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में -1 करो। तो देखो एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 और 19 में 1 घटाओगे तो 18, 18 जो होता है आर का होता है। एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12, 12 में 1 घटाओगे 11, 11 जो होता है के का। ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 में घटाओगे 4, 4 जो होता है डी का। फिर ई में घटाओगे डी। फिर देखो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16, 16 में 1 घटाओगे 15 और 15 जो होता है ओ का। तो देखो क्या आया भाई, तो आर के डी डी ओ, आर के डी डी ओ बोले तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर। समझ गए वहां तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 17 नंबर का प्रश्न आप सभी को क्या है, तो घड़ी वाले प्रश्न है। कह रहा है किसी घड़ी में 10:45 बजे हैं तो दर्पण छवि क्या होगा। देखो हमारी बातों को समझना पहले। जब भी प्रश्न घड़ी के किसी भी समय उठा के दे दे, यानी कि घड़ी का कोई भी समय उठा के दे दिया जाए और पूछे दर्पण छवि क्या होगा, तो एक पॉइंट याद रख लेना आप लोग, यानी कि 11:60 में आप लोग क्या करना, तो जितना भी घड़ी का टाइम, जो भी घड़ी का टाइम दे और दर्पण छवि में पूछे तो 11:60 में उतना टाइम घटा देना। जैसे यहाँ पे क्या है, तो 10:45 यानी 10:45 क्या करो, तो इसमें माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पे 5 होगा, 1 होगा और यहाँ पे 11 में से 10 जाएगा 1, यानी कि क्या होगा इस, तो घड़ी दर्पण घड़ी में क्या दिखाएगा भाई, तो अगर आप सभी का ऐसे सिंपल घड़ी में 10:45 दिखा रहा है, तो जब दर्पण में घड़ी की छवि देखोगे तो क्या दिखाएगा, 1:15 बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारी बातों को समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना। 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है द्रव, दूध और नदी जल में आप सभी को इस प्रकार से संबंध बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। तो देखो इस प्रकार से लॉजिक लगाना कि दूध है, द्रव है, दूध है, नदी जल है। तो देखो अगर हम बात करें द्रव, द्रव के लिए एक गोला बनाएं। द्रव हम उसे क्या, द्रव हम किसे कहते हैं, जिसे नापा तौला जाए उसी को न द्रव कहते हैं। यानी कि द्रव, द्रव के लिए एक गोला हम बना दिए। अब देखो द्रव के अंदर दूध आ जाएगा, द्रव के अंदर कौन आ जाएगा भाई, दूध आ जाएगा। और द्रव के अंदर कौन आ जाएगा, तो नदी जल आ जाएगा। यानी कि द्रव के अंदर दूध भी आ जाएगा, नदी जल भी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, यानी बिल्कुल सही है। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी इतना जो अक्षर दिया गया है ना, कौन सा ऑप्शन जो है इनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, तो यहाँ पे दे रखा है CONTER, CONTER, यानी कि इतना में से कौन सा यहाँ पे जो बनाया नहीं जा सकता है, जो आप सभी को देखना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, टी है, यहाँ पे देखो टी कहीं दिख रहा है तो टी दिख रहा है, आर कहीं दिख रहा है आर दिख रहा है, ए कहीं दिख रहा है तो ए भी दिख रहा है, आई कहीं दिख रहा है तो आई भी दिख रहा है, और एन कहीं दिख रहा है तो एन भी दिख रहा है। यानी कि इस तरह से दिख रहा है। तो इतना में इतना दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए तो बनाया जा सकता है भाई। अब ऑप्शन 2 के देखो CENTRE, देखो यहाँ पे ऑप्शन ए बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 देखो सी है, ई देखो है, फिर देखो एन है, फिर देखो टी है, फिर देखो आर है और फिर देखो ई।
देखो भाई इसमें 2 ई है, लेकिन यहाँ पे एक ही ई दिया है, एक ई देखो नहीं दिया है, यानी कि इसमें क्या है, ऑप्शन बी नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन सी को चेक करो, देखो NITION, NATION, देखो एन है, फिर देखो टी है, फिर देखो आई है, ओ है, एन है, समझ रहे हो। फिर देखो CONCERN, देखो सी है, ओ है, एन है, सी है, ई है, फिर देखो आर है, और फिर देखो एन है, यानी कि ये भी बनाया जा सकता है। यानी कि ओनली वन ऑप्शन नंबर कौन ने बनाया जा सकता है, तो ओनली वन ऑप्शन बी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें 2 ई है और इसमें एक ही ई है, जो कि आपका राइट आंसर। इस प्रकार से आप लोग को छांटना होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। समझ रहे हो हमारी बातों को सभी स्टूडेंट। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। इसमें किस प्रकार से सोचोगे तो समझो। देखो कह रहा है सभी चाबियां गेंद है। देखो जितना भी चाबियां है, या जितना भी चाबियां है ना, या जितना भी चाबी है, एक मिनट यहाँ मैं लिखता हूँ, चाबी, यह जो जितना भी चाबियां है ना, वह क्या है, गेंद है। यानी कि गेंद के अंदर कौन आ जाएगा भाई, तो चाबी, यानी कि यहाँ पे गेंद लिखो। अब गेंद के अंदर देखो कौन आ गया, चाबी आ गया, यह हो गया। अब देखो कह रहा है सभी गेंद पेंसिल है, यह जो जितना भी गेंद है ना, वह सभी गेंद किसके अंदर आ जाएगा, तो वह पेंसिल के अंदर आ जाएगा। यानी सभी गेंद किसके अंदर आ जाएगा, पेंसिल के अंदर आ गया। अब आप लोग देखो यहाँ पे, तो निष्कर्ष देखो क्या कर रहा है। निष्कर्ष एक कर रहा है कि सभी पेंसिल गेंद है। देखो सभी पेंसिल, पेंसिल यह है, यह वाला गोला बड़ा वाला, सभी पेंसिल गेंद है, और गेंद कौन है, ये है। तो सभी पेंसिल, यह जो सभी पेंसिल है वह गेंद है, यानी बड़ा वाला गेंद के अंदर है नहीं, जो गेंद है ना, सभी गेंद है जो पेंसिल के अंदर है। यानी निष्कर्ष एक तो गलत होगा। कह रहा है सभी पेंसिल गेंद है, सभी पेंसिल गेंद है, तो नहीं है। अब देखो निष्कर्ष 2 को देखो, कम से कम कुछ पेंसिल चाबियां है, कम से कम कुछ पेंसिल, पेंसिल देखो यहाँ है, चाबियां यहाँ है। तो देखो कह रहा है कम से कम कुछ पेंसिल चाबियां है, तो कम से कम कुछ पेंसिल चाबियां हो सकता है, तो यह निष्कर्ष हो सकता है। यानी कि केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि तर्क पवल, यानी कि तर्क पलवर। इस प्रकार से आप लोग तर्क के अनुसार कह सकते हो कि कम से कम कुछ पेंसिल चाबियां है, यानी कि इस तरह से तर्क कर सकते हो। यानी निष्कर्ष 2 सही हो सकता है तर्क के अनुसार। समझ रहे हो ना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। समझ रहे हो, बी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है इस तरह से। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 12 नंबर का प्रश्न, देखो 21 नंबर का प्रश्न, माफ कीजिएगा। यहाँ पे देखो कर रहा है यह देखो डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और डायरेक्शन वाले प्रश्न में आप लोग किस प्रकार से करोगे, तो कुछ पॉइंट याद रखना। जैसे कि मैं बताता हूँ किस प्रकार से, तो इस प्रकार से कि इस तरह ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर पूर्व कहते हैं, और इधर हम पश्चिम कहते हैं। समझना। कह रहा है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। देखो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है और यहाँ से 30 किलोमीटर कहाँ गया, तो ऊपर की ओर, यानी उत्तर की ओर गया। 30 किलोमीटर कहाँ गया, ऊपर की ओर गया। आगे देखो क्या हुआ, इस तरह से मैं लिखता हूँ यहाँ पे इस तरह से ऊपर की ओर कितना गया, तो 30 किलोमीटर। समझना। अब कह रहा है कि फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। देखो यहाँ जब पहुँच गया तो यहाँ से पूरब की ओर गया, तो देखो अभी क्या बताया, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो देखो पूरब की ओर क्या करा है, पूरब की ओर 40, पूरब किधर है, इधर है, तो इधर कितना गया, तो इधर गया 40 किलोमीटर। फिर दाएं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। यहाँ जब पहुंच गया ना, तो यहाँ से किधर हुआ, दाएं, और दाएं मुड़ा और कितना चला, 20 किलोमीटर, यानी दाएं यहाँ पहुंच गया, और यहाँ कितना चला, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर चला, यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पे 20 किलोमीटर चला। अब देखो क्या, और फिर दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चला, यहाँ पहुंचा ना, और यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो किधर आएगा, तो इधर आएगा, और इधर कितना चला, तो 40 चला, यानी कि 40, ये 40 है तो ये भी 40 है, यानी यहाँ पे 40, यानी कि पहुंच गया कहाँ, तो यहाँ पहुंच गया। देखो
कहाँ पहुंच गया, तो वह यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया 40 किलोमीटर। यहाँ अब कह रहा है कि अब वह प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर है। देखो प्रारंभ किया था यहाँ से और है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे समझना, यह टोटल जो है ना यहाँ से यहाँ तक के बीच की लंबाई कितना है, तो 30 किलोमीटर। लेकिन इधर इतना 20 चला, इधर 20 चला, तो यहाँ से यहाँ के बीच जो लंबाई होगा कितना होगा, तो 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 10 किलोमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या है, 22 नंबर का प्रश्न। देखो 22 नंबर का प्रश्न में कह रहा है आप सभी से कि वाट के चिन्ह के स्थान पर सही समायोजित हो सकता है। देखो यहाँ जो वाट है ना, इसके जगह पे आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा जो कि राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही होगा। तो कैसे पता करोगे भाई, तो देखो इस तरह से करना कि देखो इसमें क्या है, तो देखो एक ऊपर है, दो नीचे। पहले आप लोग इस तरह से काउंट करो कि इसमें लकीरों की संख्या 2 है, 4 है, तो यहाँ पे 6 है, तो इस बार कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखो 2 2 4 2 6, ये तो होगा नहीं, 2 2 4 2 6, ऑप्शन सी और डी तो होगा नहीं। अब देखो 2 है, 2 4 है, 2 6 है, 2 8 है, 2 है, 2 4 है, 2 6 है, 2 8 है। अब आप सभी को कन्फ्यूज है ए और बी में, समझो। अब देखो क्या हुआ, तो एक का मुंह ऊपर है, एक का मुंह नीचे है। फिर देखो इसमें 2 का मुंह इधर है और 2 का मुंह इधर है। फिर देखो 2 का मुंह, 3 का मुंह ऊपर है और 3 का मुंह नीचे है। तो देखो क्या सीरीज चल रहा है ना, हमारी बातों को पहले समझना। देखो एक ऊपर नीचे है, फिर दोनों को उल्टा पुल्टी है। फिर देखो एक ऊपर नीचे, तो इस बार क्या होना चाहिए, दोनों का उल्टा पुल्टा होना चाहिए, यानी एक एक इस तरह से, यानी एक का मुंह इस तरह से होगा तो एक का मुंह इस तरह से होगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो उल्टा पुल्टा तो पहले होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 4 का मुंह इधर होगा और 4 का मुंह इधर होगा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी वाले ऑप्शन यहाँ पे होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 23 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है, समझना। कर रहा है किस उत्तराकृति में प्रश्न आकृति निर्रहित है, यानी कि यह जो प्रश्न आकृति है ना, बताना, यह जो त्रिभुज इस तरह से है, आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन में यह त्रिभुज समाहित है, जो आप सभी को देखना है। देखो त्रिभुज का जो तीनों भुजा है ना, तीनों भुजा समान है और समान त्रिभुज ही आप सभी को चयन करना है। तो देखो ऑप्शन ए तो कहीं दिख नहीं रहा है, ऑप्शन बी भी कहीं नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें एक त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन तीनों भुजा समान नहीं है। अब बचा ऑप्शन डी में, तो बोलोगे सर ऑप्शन डी कैसे होगा, तो देखो हमारी बातों को समझना। इस तरह से त्रिभुज दिख रहा है, यानी कहाँ दिख रहा है, तो देखो इस तरह से, देखो इस यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखो इस तरह से त्रिभुज बन रहा है, इस तरह से, ऐसे ऐसे और ऐसे। देखो गौर से देखो, इस तरह से यहाँ बन रहा है, यानी कि यह जो यह प्रश्न आकृति है ऑप्शन डी में समाहित है, जो कि इस तरह से त्रिभुज बन रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य है। समझ गए हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 24 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचान करें, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो देखो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि इस वाट के जगह कौन सा ऑप्शन उठा के ज्यों का त्यों रखना है, क्योंकि कह रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी जैसे है वैसे उठा के रखना है और इस आकृति को पूरा करेगा। कौन सा ऑप्शन, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो सबसे पहले देखो इस तरह से ऐसे बना रखा है, तो यहाँ देखो ऐसे, यहाँ भी ऐसे होगा। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी नहीं, और ऑप्शन डी और बी बचा। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे अगर ऐसे किया है, तो इस वाले में भी क्या करोगे, तो इस वाले में भी ऐसे होगा और ऐसे होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन, देखो डी में इस तरह से कट लगा है, तो ऑप्शन डी होगा नहीं, वनली वन ऑप्शन बी होगा। यानी कि यहाँ पे अगर ऑप्शन बी को उठा के रखते हो, तो यह प्रश्न क्या होगा, पूर्ण रूप से बन जाएगा, यानी यह आकृति पूर्ण रूप से बन जाएगा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना,
यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देता हूँ और आप सभी को बताना है कि पुलिस, चोर, अपराधी का कौन सा ऑप्शन चयन करो जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बताए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और राइट आंसर इस प्रकार से बताना कि सर जी होमवर्क का प्रश्न का राइट आंसर यह है, यह है, यह है। समझ लो, सभी प्रिय स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताना। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना और प्यारा सा कमेंट इस क्लास के बारे में ज़रूर करना, एक प्यारा सा हार्ट जरूर देना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।